रूस के पास केवल एक विमान वाहक पोत है। ये वो नौसैनिक शक्ति का विस्मयकारी प्रतीक नहीं है जिसकी रूस ने उम्मीद की थी या जिसकी उसे अपेक्षा थी। इसके बजाय यह एक चिमनी की तरह धुआं छोड़ता है, पुराने ट्रैक्टर की तरह आवाज करता है और इसने सफल युद्ध अभियानों से ज्यादा बार जहाज पर आग झेली है। एक बार इसका ड्राई डॉक इसके नीचे ध्वस्त हो गया था। एक क्रेन इसकी डेक के आर पार गिर गई थी। चालक दल के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि दुश्मन भी इस पर हंसते हैं। बिल्कुल, ये एकमात्र विमान वाहक पोत एडमिरल कुज़नेत्सोव कभी भी मजाक का विषय बनने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे रूसी नौसेना की शान के रूप में डिजाइन किया गया था, शक्ति प्रदर्शन का तैरता हुआ प्रतीक। सोवियत संघ के पतन के बाद के वर्षों में जो एक प्रमुख पोत होना चाहिए था, वह एक चेतावनी बन गया। आज यह अति महत्वाकांक्षा, भ्रष्टाचार और कभी शक्तिशाली रहे साम्राज्य के धीरे धीरे पतन का जंग लगा स्मारक बनकर खड़ा है। यह एडमिरल कुज़नेत्सोव की कहानी है, एक ऐसा जहाज जिस पर इतनी बदकिस्मती है कि वो सूखी गोदी में फंसा होने के बावजूद संसाधनों को चूसता रहता है और फिर भी तमाम मुश्किलों के बावजूद ये सेवा में बना हुआ है। अधिकांश देश अपने सैन्य गौरव को दिखाने के लिए विमान वाहक पोत बनाने की इच्छा रखते हैं। रूस एक बनाने में सफल रहा और इसके बदले उसे एक तैरती हुई तबाही मिली। कुज़नेत्सोव महत्वाकांक्षा, दोषपूर्ण डिजाइन, कुप्रबंधन और अपमान की एक गाथा बन गया। और वह गाथा असफलता से नहीं बल्कि ऊंची सोवियत महत्वाकांक्षा से शुरू होती है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत नौसैनिक सिद्धांत ने सबसे ऊपर पनडुब्बियों को महत्व दिया। परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां महासागरों में गश्त करती थीं, जो अमेरिकी विमान वाहक समूह का अंतिम जवाब थीं। लेकिन प्रतिष्ठा का भी अपना महत्व था और विमान वाहक पोत किसी भी अन्य जहाज की तुलना में प्रतिष्ठा को बेहतर दर्शाते थे। वे चलती फिरती हवाई अड्डियां थीं, वैश्विक शक्ति का दिखने वाला प्रमाण। मास्को में उसका दिखना मायने रखता था। कई वर्षों तक आंतरिक बहसों ने एक असली विमान वाहक पोत के किसी भी प्रयास को धीमा कर दिया। सोवियत नेतृत्व के कुछ लोगों का तर्क था कि विमान वाहक पोत विलासिता की चीजें हैं, जो पनडुब्बियों या मिसाइल क्रूजरों की तुलना में कम सैन्य महत्व रखते हैं और महंगे प्रतीक मात्र हैं। दूसरों का कहना था कि एक महाशक्ति को महाशक्ति दिखने के लिए विमान वाहक पोत की जरूरत होती है। आखिरकार सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए दिया गया तर्क जीत गया। अमेरिकी उदाहरण का अनुसरण कर परमाणु प्रणोदन अपनाने के बजाय सोवियत डिजाइनरों ने पारंपरिक प्रणोदन संयंत्र को चुना। ये सस्ता था, बनाना आसान था और क्षेत्रीय मिशनों के लिए पर्याप्त माना जाता था। जहाज अमेरिकी सुपर कैरियर की तरह नहीं होगा, बल्कि सोवियत प्राथमिकताओं को दर्शाएगा। यह प्रोजेक्ट 11,435 बन गया, जिसे आधिकारिक रूप से एक भारी विमान वाहक क्रूजर के रूप में वर्णित किया गया और यह नामकरण जानबूझकर किया गया था। इसे क्रूजर कहकर सोवियतों ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत लगने वाली पाबंदियों से बचाव किया और जहाज को भारी मिसाइल प्रणालियों के साथ साथ विमानों से लैस करने का औचित्य भी दिया। इस जहाज का नाम कई बार बदला गया, जो मॉस्को में राजनीतिक बदलावों को दर्शाता है। ये पहले रीगा था, फिर लियोनिद ब्रेजनेव और फिर तिब्लिसी। आखिरकार इसका नाम एडमिरल फ्लोटा सोवेत्स्कोया सोयूजा कुज़नेत्सोव रखा गया, जो उस एडमिरल के सम्मान में था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत नौसेना की कमान संभाली थी। हर बार नाम बदलना जहाज की बदलती पहचान को दर्शाता था, जो प्रतीकात्मकता और असली उपयोगिता के बीच फंसा हुआ था। निर्माण 1983 में यूक्रेनी एसएसआर के निकोलेव दक्षिणी शिपयार्ड में शुरू हुआ था। अब कागजों पर उस साल कील रखे जाने से सोवियत नौसेना को एक प्रमुख युद्धपोत मिलने का वादा हुआ था। असलियत में डिजाइन में हमेशा समझौते के संकेत नजर आते थे। पश्चिमी विमान वाहक पोत परमाणु प्रणोदन, उन्नत कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम और बड़े अधिक कुशल फ्लाइट डेक के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुज़नेत्सोव पहले ही पीछे था, इससे पहले कि उसका ढांचा पानी में उतरे। इसके डिजाइन में किए गए समझौते ही इसके करियर को परिभाषित करेंगे। कुज़नेत्सोव सोवियत ताकत का प्रतीक बनकर उभरा, लेकिन इसमें शुरू से ही अप्रचलन था। जब तक यह लॉन्च के लिए तैयार हुआ, पश्चिमी नौसेनाएं इसकी तकनीक से पहले ही आगे निकल चुकी थीं। जहाज तस्वीरों में प्रभावशाली दिखता था, लेकिन ये एक कालबाह्य जहाज था जिसे प्रगति के रूप में बताया गया। यह विरोधाभास उसके परेशान जीवन के हर चरण में उसके साथ बना रहा। डिजाइन और क्षमताएं या उनकी कमी। पूरी तरह से लोड होने पर कुज़नेत्सोव का वजन लगभग 55,000 टन था। यह आंकड़ा इसे सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सबसे बड़े जहाजों में से एक बनाता था। फिर भी ये अमेरिकी सुपर कैरियरों की तुलना में काफी छोटा था, जिनका वजन नियमित रूप से 1 लाख टन से अधिक होता था। केवल आकार ही प्रभावशीलता का निर्धारण नहीं करता था, लेकिन यह अंतर महत्वाकांक्षा और क्षमता का संकेत देता था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कैरियरों को महासागरों के पार शक्ति प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया था। सोवियत संघ ने कुज़नेत्सोव को एक क्षेत्रीय नौसैनिक साधन के रूप में डिजाइन किया था, ताकि भूमध्य सागर और आर्कटिक में मौजूदगी बनी रहे। उसकी प्रतिष्ठा सबसे पहले उसके प्रणोदन प्रणाली ने तय की थी। कुज़नेत्सोव ने माजूत ईंधन वाले स्टीम टरबाइनों पर निर्भर किया, जो प्रदर्शन के बजाय लागत और औद्योगिक सीमाओं के कारण लिया गया फैसला था। माजूत एक गाढ़ा तार जैसा ईंधन है, जो बहुत अधिक मात्रा में कालिख पैदा करता है। जहाज काले बादलों को आसमान में छोड़ने के लिए बदनाम हो गया था, जिससे वो जहां भी जाता एक साफ साफ निशान छोड़ जाता था। चालक दल मजाक करते थे कि दुश्मन की पनडुब्बियां बिना सोनार के ही इस करियर का पीछा कर सकती हैं। बॉयलर साफ करने और जाम सिस्टमों की मरम्मत करने का लगातार दबाव हर यात्रा को मशीनरी से जूझने की जद्दोजहद बना देता था। फ्लाइट डेक ने समझौते का एक और उदाहरण पेश किया। कैटापल्ट्स का इस्तेमाल करने के बजाय, जिनके लिए उन्नत तकनीक और अधिक इंजीनियरिंग संसाधनों की जरूरत होती थी, सोवियत डिजाइनरों ने एक स्की जंप रैंप लगाया। विमान डेक पर तेजी से दौड़ते और नाटकीय अंदाज में हवा में छलांग लगाते थे, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी।
विमानों को उड़ान भरने के लिए कम ईंधन और हल्का पेलोड ले जाना पड़ता था। इसका मतलब था कम दूरी तक उड़ान भरना और युद्ध में कम हथियार ले जाना। एक ऐसे जहाज के लिए जो हवाई शक्ति दिखाने का दावा करता था, यह समझौता काफी गंभीर था। हवाई दल खुद ही उस महत्वाकांक्षा को दर्शाता था जिसे हकीकत ने कम कर दिया था। इस विमान वाहक पोत ने Su-33 लड़ाकू विमानों का संचालन किया। बाद में MiG-29 के जेट भी इसमें शामिल हुए। साथ ही इसमें पनडुब्बी रोधी गश्त और खोज एवं बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किए गए। कागजों पर इस संयोजन ने कुज़नेत्सोव को बहुआयामी क्षमता दी। व्यवहार में तंग हैंगरों ने संचालन को सीमित कर दिया। डेक के नीचे सीमित जगहों में रखरखाव करना मुश्किल था। फ्लाइट डेक पर विमान की आवाजाही असुविधाजनक थी, जिसमें बाधाएं थीं जो मिशन उड़ानों की रफ्तार धीमी कर देती थीं। सोवियत डिजाइनरों ने इसकी भरपाई के लिए खुद जहाज को हथियारों से लैस करने की कोशिश की। अमेरिकी विमान वाहक पोतों के विपरीत, जो लगभग पूरी तरह से अपने विमानों पर आक्रामक ताकत के लिए निर्भर रहते थे, कुज़नेत्सोव पर 12 पीस 700 ग्रेनाइट एंटीशिप मिसाइलें, सतह से हवा में मार करने वाली प्रणालियां और रक्षा के लिए नजदीकी रक्षा हथियार लगे हुए थे। हाइब्रिड डिजाइन को सही ठहराने के लिए अधिकारियों ने इस जहाज को एक भारी विमान वाहक क्रूजर का नाम दिया। जैसा कि हमने कहा, उस उपाधि ने उन्हें उन संधि प्रतिबंधों को दरकिनार करने की अनुमति दी जो विमान वाहक पोत के निर्माण को सीमित करते थे। साथ ही इस बात को भी मजबूत किया गया कि सोवियत जहाज पहले मिसाइल प्लेटफॉर्म के रूप में और बाद में विमान वाहक पोत के रूप में लड़ेंगे, और काफी भ्रम की स्थिति थी। एक साथ दो भूमिकाएं निभाने की कोशिश में जहाज कोई भी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाया। इसमें एक असली विमान वाहक पोत की तरह विमान ले जाने की क्षमता नहीं थी और ना ही एक मिसाइल क्रूजर जैसी कार्यकुशलता थी। हर समझौते ने इसे कमजोर ही किया। एक कारगर हथियार बनने के बजाय कुज़नेत्सोव एक बोझिल हथियार बन गया। नौसेना के पर्यवेक्षकों ने जल्दी ही इसकी खामियों को पहचान लिया। पोर्ट छोड़ते समय जहाज की तस्वीरों में अक्सर उसे एक औद्योगिक चिमनी की तरह काला धुआं छोड़ते हुए दिखाया गया। ये तस्वीरें असफलता के प्रतीक बन गईं, जो नौसेना की पत्रिकाओं और अंततः ऑनलाइन फोरमों में फैल गईं। शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय कुज़नेत्सोव ने उपहास का पात्र बन गया। इस जहाज को ऐसे उपनाम मिले जो इसे युद्धपोत से कम और लगातार मरम्मत की जरूरत वाली एक तैरती हुई फैक्ट्री से ज्यादा तुलना करते थे। बात यह है कि डिजाइन की खामियां केवल तकनीकी नोट्स तक सीमित नहीं थीं। इन्होंने पूरे विमान वाहक पोत के संचालन काल को प्रभावित किया। अपनी पहली तैनाती से ही प्रणोदन, विमान संचालन और पहचान में किए गए समझौते हर मिशन में परेशान करते रहे। एक फीकी शुरुआत, शुरुआती विकास और तकनीकी विफलताएं। कुज़नेत्सोव को आधिकारिक रूप से 1991 में कमीशन किया गया था, जो कि बेहद विनाशकारी समय साबित हुआ। उसी साल, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, सोवियत संघ का पतन हो गया। एक जहाज जिसे एक महाशक्ति के प्रमुख जहाज के रूप में डिजाइन किया गया था, उसने ऐसी सरकार के अधीन सेवा में प्रवेश किया जो आर्थिक अराजकता, राजनीतिक उथल-पुथल और सैन्य पतन से जूझ रही थी। सोवियत ताकत का प्रतीक बनने के बजाय यह विमान वाहक पोत पहले से ही रक्षात्मक स्थिति में आ चुकी नई रूस की सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता था। प्रारंभिक समुद्री परीक्षणों में समस्याओं की एक लंबी सूची सामने आई। प्रणोदन प्रणालियां बिना किसी चेतावनी के फेल हो गईं, विद्युत सर्किट असफल हो गए और मुख्य यांत्रिक प्रणालियां रुक गईं। सामान्य दबाव में ही उड़ान डेक, जो पहले से ही डिजाइन के कारण तंग था, व्यवहार में खतरनाक साबित हुआ। टेक ऑफ और रिकवरी के दौरान दुर्घटनाएं हुई, जिससे विमानों को नुकसान पहुंचा और चालक दल का मनोबल भी गिरा। 90 के दशक की शुरुआत की रिपोर्टों में बताया गया कि चालक दल बुनियादी तत्परता को बनाए रखने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। नाविक अक्सर इस विमान वाहक पोत को एक तैरता हुआ प्रयोग कहते थे, एक ऐसा जहाज जो आधिकारिक रूप से चालू होने के बावजूद हमेशा अधूरा सा लगता था। दशकों तक कुज़नेत्सोव शायद ही कभी बंदरगाहों से बाहर निकला, और जब भी निकला तो अक्सर बिजली फेल होने की स्थिति में उसके साथ एहतियातन टोइंग नौकाएं चलानी पड़ती थीं। यह जहाज अपने सफर के लिए बदनाम हो गया था, क्योंकि उसके हर मिशन के दौरान बचाव टगबोट उसके साथ चलते थे, मानो खुद नौसेना को भी किसी भी वक्त हादसे की उम्मीद रहती थी। एक ऐसे जहाज के लिए जिसे ताकत दिखाने के लिए बनाया गया था, उसने तो कमजोरी ही दिखा दी। इस विमान वाहक पोत की पहली असली युद्ध तैनाती 2016 तक नहीं हुई थी। सीरिया में रूसी अभियानों के दौरान मॉस्को ये दिखाना चाहता था कि उसके पास एक वैश्विक नौसेना है जो दूर तक हवाई शक्ति पहुंचाने में सक्षम है। इसके बजाय इस यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विफलता को उजागर किया। तैनाती के दौरान 2 विमान नष्ट हो गए थे। एक लड़ाकू विमान समुद्र में गिर गया जब लैंडिंग के दौरान अरेस्ट केबल टूट गई। एक और विमान लैंडिंग सिस्टम में खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों हादसों ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जिससे वह ताकत की कहानी कमजोर पड़ गई जिसे क्रेमलिन बनाना चाहता था। और समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि लैंडिंग सिस्टम अविश्वसनीय साबित हुए। इसलिए विमानों को सीरिया के अंदर रूसी ठिकानों की ओर मोड़ दिया गया। दूसरे शब्दों में, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे हवाई समर्थन देने के लिए बनाया गया था, वो अपने ही विमानों को वापस नहीं ला सका। आलोचकों के लिए यह कुज़नेत्सोव के अस्तित्व का एक सटीक सारांश था। एक ऐसा जहाज जिसे शक्ति प्रदर्शन के लिए बनाया गया था, लेकिन वह सुरक्षित लैंडिंग की भी गारंटी नहीं दे सका। इनमें से हर एक विफलता ने यह धारणा और मजबूत कर दी कि कुज़नेत्सोव एक संपत्ति नहीं बल्कि एक बोझ है। विरोधियों में डर पैदा करने के बजाय यह रूस की नौसैनिक गिरावट का एक चलता फिरता प्रतीक बन गया। हर तैनाती के साथ वही सवाल उठता था, विमान वाहक पोत कौन सा मिशन पूरा करेगा, ये नहीं, बल्कि अगली बार उसे कौन सी नई समस्या झेलनी पड़ेगी। समुद्र में और सूखे गोदी में भी आपदाएं आईं। अगर कुज़नेत्सोव के शुरुआती वर्षों ने कमियां उजागर की थीं, तो
तो इसके बाद का इतिहास तबाही की पुष्टि करता है। जहाज ने सिर्फ खराबियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी तरह से आपदाओं के लिए भी अपनी पहचान बना ली थी। हर बार तैनाती की कोशिश नाकामी, आग या त्रासदी में खत्म होने के लिए ही जैसे तय थी। 2009 में एक भूमध्य सागरीय मिशन के दौरान विमान वाहक पोत को गंभीर बिजली आपूर्ति विफलता का सामना करना पड़ा। घंटों तक जहाज बिना प्रणोदन के बहता रहा। नाटो जहाजों से भरे पानी में एक आसान निशाना बन गया। क्रू मेंबर बिजली बहाल करने के लिए जूझ रहे थे, जबकि टग बोट्स हस्तक्षेप के लिए तैयार हो रहे थे। इस घटना ने मॉस्को को शर्मिंदा कर दिया और विमान वाहक पोत की विश्वसनीयता पर संदेह और मजबूत कर दिया। 3 साल बाद 2012 में वही जानी पहचानी शर्मिंदगी फिर लौट आई। एक और तैनाती के दौरान कुज़नेत्सोव को एक बार फिर टगबोट एस्कॉर्ट की मदद की जरूरत पड़ी। राहत जहाजों के साथ चलते हुए विमान वाहक पोत की मोटा धुआं छोड़ती तस्वीरें पश्चिमी मीडिया में खूब फैली। रूसी पहुंच के प्रतीक के रूप में काम करने के बजाय ये जहाज रूसी कमजोरी की तैरती हुई याद बन गया। और ये हादसे सिर्फ खुले समुद्र तक ही सीमित नहीं थे। 2018 में जहाज निर्धारित रखरखाव के लिए मुर्मांस्क में विशाल फ्लोटिंग ड्राई डॉक PD-50 में गया। मरम्मत के दौरान ड्राई डॉक खुद ही डूब गया। एक क्रेन कुज़नेत्सोव के फ्लाइट डेक पर गिर गई, जिससे संरचना में एक बड़ा छेद हो गया। इस हादसे ने रूसी नौसेना के लिए उपलब्ध सबसे बड़े ड्राई डॉक्स में से एक को नष्ट कर दिया, जिससे मरम्मत की क्षमता और भी कम हो गई। ये घटना काफी विचित्र थी। जिस संरचना का उद्देश्य विमान वाहक पोत को सहारा देना था, वही उसके नीचे ढह गई। अगले साल एक अलग तरह की त्रासदी आई। 2019 में मुर्मांस्क में मरम्मत के दौरान जहाज पर आग लग गई। आग ने कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जहाज से आग और धुआं निकलता रहा, जिससे कैमरे में कैद किया गया और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में प्रसारित किया गया। आग ने भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे डूबे हुए ड्राई डॉक द्वारा पैदा की गई समस्याएं और भी बढ़ गईं। जहाज पहले से ही धुएं के लिए बदनाम था और ये घटना एक तरह से एक अशुभ प्रतीक जैसी लगी। अपने जीवन काल के दौरान दर्जनों नाविकों और मजदूरों ने इस जहाज से जुड़ी घटनाओं में अपनी जान गंवाई। कुछ लोग समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मारे गए, जबकि अन्य बंदरगाह पर रख रखाव के दौरान हादसों में मारे गए। हर एक हताहत ने इस भावना को और मजबूत कर दिया कि ये विमान वाहक पोत जैसे शापित है, अपने ही दल के लिए अपने दुश्मनों की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। मरम्मत की समय सारणी एक लगातार चलने वाला मजाक बन गई। शुरू में अधिकारियों ने दावा किया था कि जहाज 2021 तक सेवा में लौट आएगा। फिर वो समय 2023 तक खिसक गया, फिर 2024 तक, और अब तो 2025 भी अनिश्चित ही लग रहा है। हर देरी ने लागत और निराशा दोनों बढ़ा दी, जबकि जहाज बिना कोई क्षमता दिए संसाधनों का उपभोग करता रहे। इस चरण तक कुज़नेत्सोव अब एक ऐसा दोषपूर्ण विमान वाहक पोत नहीं लग रहा था जो अपना उद्देश्य खोजने के लिए जूझ रहा हो। ये एक स्टील में लिपटा हुआ वित्तीय काला छेद लग रहा था, पैसा डुबोने वाला एक अंतहीन गड्ढा। मरम्मत में भ्रष्टाचार और देरी। कुज़नेत्सोव अब एक युद्धपोत कम और डूबी हुई लागतों का एक उदाहरण ज्यादा बन गई थी। अरबों रूबल एक ऐसे जहाज को आधुनिक बनाने में खर्च किए गए हैं जिसे कई विश्लेषकों का मानना है कि दशकों पहले ही कबाड़ में डाल देना चाहिए था। मरम्मत के लिए आधिकारिक लक्ष्यों में नई वायु रक्षा बैटरियां, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, बेहतर अरेस्टर गियर और पूरी तरह से मरम्मत किए गए प्रणोदन यूनिट शामिल थे। अब कागजों पर यह बदलाव एक जर्जर अवशेष को एक सक्षम विमान वाहक पोत में बदल सकते थे। व्यवहार में यह परियोजना लगातार देरी की वजह से अधूरी ही रह गई है और इसके कारण भी कई हैं। रूसी शिपयार्ड पहले से ही अकार्यकुशलता से जूझ रहे थे। 2014 के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों ने समस्या को और बढ़ा दिया, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण तकनीकों और विशेष उपकरणों तक पहुंच कट गई। जो पुर्जे पहले आयात किए जाते थे, उन्हें अब देश में ही बनाना या उनका विकल्प ढूंढना पड़ा, जिससे अक्सर गुणवत्ता में कमी आ गई। जैसे जैसे मजदूरों ने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके पुराने डिजाइनों को संशोधित करने की कोशिश की, वैसे वैसे देरी बढ़ती गई। भ्रष्टाचार ने इस प्रयास को और भी खोखला कर दिया। ठेके राजनीतिक संबंधों वाली कंपनियों के बीच बदलते रहे, लागत बढ़ती गई और गुणवत्ता नियंत्रण अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। शिपयार्ड अधिकारियों ने प्रगति का वादा किया, लेकिन निरीक्षणों ने कुछ और ही दिखाया। प्रत्येक बार जल्द ही पूरा होने की घोषणा किसी इंजीनियरिंग हकीकत से ज्यादा राजनीतिक नाटक जैसी लगती थी। हर बार जब कुज़नेत्सोव ड्राई डॉक में जाता तो एक और आपदा उसके पीछे आ जाती थी। PD-50 के डूबने ने बड़े पैमाने पर रखरखाव के लिए जरूरी सुविधा को ही नष्ट कर दिया। आग ने नया नुकसान किया, जिससे महीनों की मरम्मत का काम मिट गया। यहाँ तक कि बुनियादी सिस्टम जैसे प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी निकाल कर बदलनी पड़ी, क्योंकि सुरक्षा निरीक्षकों ने उन्हें इस्तेमाल के लायक नहीं पाया। फिर से मरम्मत का काम कर रही टीमों ने पुरानी सुविधाओं, औजारों की कमी और खराब सुरक्षा निगरानी के बारे में बताया। 2019 में लगी आग, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई थी, इस बात का प्रतीक थी कि ये परियोजना कितनी खतरनाक हो गई थी, न सिर्फ नौसेना के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें इसकी मरम्मत का काम सौंपा गया था। हर घटना के साथ समय सीमा और भी पीछे खिसकती गई। 2021 तक रूसी अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि जहाज जल्द ही सेवा में लौट आएगा। जब वो असंभव साबित हुआ तो तारीख 2023 कर दी गई। फिर यह फिर से बदलकर 2024 हो गई। अब तो 2025 भी अनिश्चित नजर आ रहा है। हर बार टालने से यह धारणा और गहरी होती गई कि ये विमान वाहक पोत एक ऐसा अंतहीन गड्ढा बन गया है जिसमें पैसा और जिंदगियां दोनों ही गायब हो रही हैं। कुज़नेत्सोव को रूसी ताकत का प्रदर्शन होना था, लेकिन उसकी कभी न खत्म होने वाली मरम्मत ने रूसी रक्षा उद्योग की कमजोरी को उजागर कर दिया। हर नाकाम डेडलाइन, हर आग, हर बर्बाद हुआ रूबल
उसी सच्चाई को और मजबूत करता गया। सैन्य औद्योगिक तंत्र अपने सबसे प्रमुख संसाधनों को भी बनाए रखने में असमर्थ था। जो एक प्रमुख जहाज होना चाहिए था, वो लगातार शर्मिंदगी का कारण बन गया, अव्यवस्था की तैरती हुई याद बन गया, जिसे ना तो नया रंग और ना ही जनसंपर्क छुपा सकते थे। जितना अधिक समय तक विमान वाहक पोत मरम्मत में रहा, उतने ही गंभीर सवाल उठते गए। भले ही वो सेवा में लौट आए, क्या फर्क पड़ेगा? रणनीतिक संपत्ति या जंग लगा अवशेष? जैसे जैसे साल बीतते गए, एक गंभीर सवाल सामने आया। भले ही कुज़नेत्सोव सेवा में लौट आए, वो वास्तव में कौन सी भूमिका निभा सकता है? अमेरिकी सुपर कैरियरों के विपरीत, जो महासागरों को पार करते हैं और महीनों तक युद्ध अभियानों को जारी रख सकते हैं, रूसी पोत को कभी भी वैश्विक पहुंच के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। उसकी सीमित विस्थापन क्षमता, अविश्वसनीय प्रणोदन और स्की जंप लॉन्च सिस्टम का मतलब था कि वो उतने ही विमान तैनात नहीं कर सकता था और ना ही उन्हें उतनी ही देर तक समर्थन दे सकता था। सीधी तुलना में कुज़नेत्सोव उन जहाजों का एक छोटा और कम सक्षम रिश्तेदार था जिनकी बराबरी करने की वो आकांक्षा रखता था। चीन के उदय ने इस तुलना को और भी ज्यादा तकलीफदेह बना दिया। 90 के दशक में बीजिंग ने कुज़नेत्सोव की सहोदर जहाज वायक का अधूरा ढांचा खरीदा और उसे लाउनिंग में बदल दिया। वह विमान वाहक पोत चीनी नौसेना के लिए एक प्रशिक्षण मंच बन गया, जिसने अंततः शानडोंग और उससे भी अधिक उन्नत फुजियान के राह खोली। चीन ने सोवियत के बचे खुचे जहाजों से आगे बढ़कर अब ऐसे विमान वाहक पोत बना लिए हैं जो पश्चिमी डिजाइनों को भी टक्कर देते हैं। इसके विपरीत रूस एकमात्र ऐसे जहाज के साथ अटका रहा जो बिना एस्कॉर्ट टक के मुश्किल से ही चल सकता था। अतिरिक्त विमान वाहक पोतों के बिना रूस के पास समुद्र में अपनी ताकत दिखाने की कोई ठोस क्षमता नहीं है। पनडुब्बिया और मिसाइल क्रूजर अभी भी उसकी नौसेना की रीढ़ बने हुए हैं, लेकिन लगातार उपस्थिति दिखाने के लिए विमान वाहक पोतों की कोई बराबरी नहीं है। कुज़नेत्सोव को उस कमी को पूरा करने के लिए लाया गया था, लेकिन अब वह धीरे धीरे अप्रासंगिक होता जा रहा है। सैन्य विश्लेषक सवाल उठाते हैं कि क्या ये जहाज कभी फिर से युद्ध के लिए तैयार हालत में लौट पाएगा? और भले ही ऐसा हो जाए, ये शायद क्षेत्रीय जल क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा और अपने घरेलू बंदरगाहों से दूर आत्मविश्वास के साथ संचालन नहीं कर पाएगा। रूस के भीतर इस विमान वाहक पोत का प्रतीकात्मक महत्व बना हुआ है। ये नौसेना परेडों, आधिकारिक भाषणों और रक्षा ब्रीफिंग्स में इस बात के प्रमाण के रूप में दिखाई देता है कि मॉस्को के पास अभी भी एक विमान वाहक पोत बेड़ा है। लेकिन प्रतीकात्मक महत्व वास्तविक क्षमता नहीं बन जाता, है ना? जितना अधिक कुज़नेत्सोव डॉकयार्ड में जूझता है, उतना ही स्पष्ट हो जाता है कि उसकी मौजूदगी रणनीति से ज्यादा राजनीति के लिए है। रूसी रक्षा हलकों के गंभीर लोगों ने यह सवाल उठाया है कि क्या इस विमान वाहक पोत को पूरी तरह से कबाड़ कर देना चाहिए? दलील सीधी है। जहाज को बनाए रखने में सीमित संसाधन खर्च होते हैं, जिन्हें पनडुब्बियों या छोटे सतही जहाजों की ओर बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है। लेकिन रूस के पास जो एकमात्र विमान वाहक पोत है, उसे कबाड़ करना सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना होगा। जो आलोचक पहले से ही निजी तौर पर मानते हैं कि देश अब एक सच्ची ब्लू वाटर नेवी को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से ये जहाज अधर में लटका हुआ है, इतना टूटा हुआ कि किसी काम का नहीं, लेकिन राजनीतिक रूप से इतना संवेदनशील कि इसे फेंका भी नहीं जा सकता। आखिरकार कुज़नेत्सोव एक अजीब स्थिति में है। ये ना तो पूरी तरह से चालू है और ना ही आधिकारिक रूप से रिटायर किया गया है। ये प्रासंगिकता और अप्रचलन के बीच खड़ा है। इसका भविष्य अनिश्चित है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व स्पष्ट है। एडमिरल कुज़नेत्सोव को सोवियत और बाद में रूसी नौसेना का गर्वित प्रमुख पोत बनने के लिए बनाया गया था। इसके बजाय ये देश और विदेश दोनों में उपहास का विषय बन गया है। इसे कभी नौसैनिक शक्ति के प्रमाण के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अब इसे धुएं, आग और अंतहीन मरम्मत के लिए ज्यादा याद किया जाता है। नाविकों ने खुद इस जहाज को मजाक का विषय बना दिया है, जबकि विरोधी इसे एक तैरता हुआ बोझ से ज्यादा कुछ नहीं मानते। इस जहाज का पतन रूसी नौसेना के व्यापक पतन का प्रतिबिंब है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूसी नौसेना के पास न तो पर्याप्त फंडिंग रही, न ही पर्याप्त बुनियादी ढांचा और न ही कोई स्पष्ट रणनीति। पनडुब्बियां प्राथमिकता बनी रही, लेकिन सतही जहाजों को दशकों तक उपेक्षा झेलनी पड़ी। कुज़नेत्सोव की लगातार विफलताएं सिर्फ एक जहाज की कमजोरियों को ही नहीं, बल्कि उस ताकत के ढांचागत पतन को भी उजागर करती हैं, जो इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थी। यहाँ तक कि रूस के सख्त नियंत्रित राज्य मीडिया को भी इस विमान वाहक पोत को सकारात्मक रूप में पेश करने में मुश्किल होती है। जहाज की स्थिति पर रिपोर्टें अक्सर कम करके पेश की जाती हैं या पूरी तरह टाल दी जाती हैं। हाल के वर्षों में अधिकांश सार्वजनिक तस्वीरों में इसके चिमनियों से धुआं निकलता हुआ, क्रेन उसके डेक पर गिरती हुई या मरम्मत के दौरान आग से उसके डिब्बे जलते हुए दिखाए गए हैं। ऐसी तस्वीरों को ताकत के सबूत के रूप में पेश करना मुश्किल है। वैश्विक तुलना इस समस्या को और भी उजागर करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार फोर्ड क्लास सुपर कैरियर लॉन्च कर रहा है, जो जहाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम, न्यूक्लियर प्रोपल्शन और उन्नत ऑटोमेशन के साथ डिजाइन किए गए हैं। चीन ने सोवियत डिजाइनों को अपनाने से लेकर फुजियान नामक एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने तक प्रगति की है जो पश्चिमी क्षमताओं की बराबरी करता है। इस पृष्ठभूमि के बीच कुज़नेत्सोव समय में ठहरा हुआ सा लगता है। एक ऐसा जहाज जिसे 80 के दशक की तकनीक से डिजाइन किया गया था, अब 2020 के दशक में लड़खड़ाता हुआ प्रवेश कर रहा है, जो रूप में पुराना और कार्य में अप्रभावी है। प्रतीकात्मकता बहुत स्पष्ट है ना? जो जहाज आत्मविश्वास जगाने के लिए बनाया गया था, वो अब राष्ट्रीय कमजोरी का आईना बन गया है। उसका जंग लगा ढांचा और कभी न खत्म होने वाले मरम्मत के बिल सोवियत संघ के बाद की संघर्षपूर्ण कहानी को दर्शाते हैं। महत्वाकांक्षा बिना आधारभूत संरचना के, गर्व बिना संसाधनों के और प्रतीकात्मकता बिना असली सार के।
एडमिरल कुज़नेत्सोव को महानता का प्रतीक बनना था, लेकिन इसके बजाय वो असफलता के एक अनंत चक्र में फंस गया। इसे एक बार की गलत पसंद या सिर्फ बदकिस्मती कहकर नजरअंदाज करना आसान होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। ये विमान वाहक पोत उस महत्वाकांक्षा की चेतावनी देने वाली कहानी है जिसे बिना आवश्यक ढांचे के पूरा करने की कोशिश की गई। आखिरकार ये जहाज एक कहानी जरूर कहता है। ये उस साम्राज्य की कहानी है जिसने अपने प्रतिद्वंदियों की बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन सफलता के लिए जरूरी आधार नहीं था, और एक उत्तराधिकारी की भी। एक ऐसा राज्य जो प्रतीकों को छोड़ नहीं सकता, भले ही उनकी व्यवहारिक उपयोगिता खत्म हो चुकी हो। देखने के लिए धन्यवाद।